ही सभी राजनीतिक दल अपने विरोधियों के खिलाफ जुबानी जंग पर उतर आए हैं। एक दूसरे को अच्छा दिखाने की होड़ में सही और गलत का भेद भूले नेताओं ने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है। आलम यह है कि अपनी अच्छाई को छोड़ दूसरों की बुराई इन्हें जाते रास नहीं आ रही और इस कड़ी में कई नेताओं के नाम शामिल हैं। योगी ने निशाना साधा है। इसके अलावा कल रमेश पिधूड़ी का बयान आया था, संजीव बालियान का बयान आया। तमाम नेताओं ने एक दूसरे को अच्छा बुरा कहने की होड़ में शब्दों की मर्यादा को तोड़ दिया, तार तार किया और इसी कड़ी में बीजेपी नेता ज्यादा आगे निकल गए हैं। बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद और मौजूदा प्रत्याशी रमेश तोमर ने मर्यादा को ताक पर रखते हुए भरी जनसभा में ये तक कह दिया कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू का बीज नहीं। बता दें कि धौलाना से बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र हापुड़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने पक्ष में वोट की अपील करते करते यहां तक बोल गए। वहीं इसके साथ मौजूद सांसद और बीजेपी के सीएम उम्मीदवार माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ भी कम पीछे नहीं रहे और योगी ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और सपा सरकार को गुंडागर्दी की सरकार बताया और पूछा कि क्या जहां गुंडा राज कायम है क्या वो सरकार प्रदेश को चला पाएगी। खैर, सत्ता की कुर्सी पाने की चाहत में नेताजी भाषा की मर्यादा जरूर भूल गए, लेकिन उनका ये संदेश क्या उन्हें यूपी की सत्ता दिला पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर नेताओं का इतना बिगड़ैल होना इनकी और इनकी पार्टी की छवि को जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। जब मैं आपके बीच में आ रहा था तो दो कार्यालय खुल रहे थे, एक सपा का एक बसपा का। सपा के कार्यालय पे 10-12 थे और बसपा के कार्यालय पे 500 गाड़ी वाले। मैं मन में सोचता आ रहा था, धौलाना की ये धरती कभी गाड़ी वाले को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका राज कर देगी। अब पुराना इतिहास ही बताता है, पुराना इतिहास ही बताता है मुगलों ने जो अत्याचार किए हैं हमको उसको भूलना नहीं चाहिए। बाबर, मोहम्मद घोरी, गजनवी ये सब आए हमारे साथ अत्याचार किया, इसलिए कोई अत्याचार न हो, इसलिए एकजुटता दिखानी है। 2.5 लाख लोगों 90% मतदान कर दो, ये 1.25 लाख घर में घुस जाएंगे। लोग कहते हैं हिंदू का बीज नहीं जो बीजेपी को वोट नहीं देगा। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश अपना एक अलग स्थान रखता है। देश को राजनीतिक नेतृत्व कैसे होना चाहिए उत्तर प्रदेश यह तय करता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आया है और पहचान के संकट का दोषी कौन? उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 14-15 वर्षों से जिन लोगों ने सत्ता का संचालन किया है, पहले समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर शक्ति फोन लाइन पर हैं। शक्ति, ये नेताजी भूल जाते हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, या ये जानते हैं कि क्या बोल रहे हैं और फिर भी बोल देते हैं? शक्ति, क्या मुझे सुन पा रहे? शक्ति, संपर्क लगता है हमारा नहीं हो पाया। हम फिर से कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन हम आपको ये बता रहे थे कि कैसे नेताजी अपने भाषा को नियंत्रण नहीं रख पाते भाषा पर और कुछ भी बोल देते हैं। यहां पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के बयानबाजी का दौर जो है वो तेज है। और एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये जानना चाह रहे थे कि नेताजी ये बोलते बोलते बोल गए या जानबूझ करके बोला है जो भी कुछ बोला?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से साकेत बताना चाहूंगा, जिस तरीके से चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 4 बार के सांसद रह चुके हैं रमेश चंद्र तोमर, और कल योगी आदित्यनाथ ने उनके समर्थन में सभा की थी और योगी आदित्यनाथ खुद मंच पर मौजूद थे जब रमेश चंद्र तोमर ने मुस्लिमों पर टिप्पणी की थी और उनकी भाषा बेलगाम हो गई और कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम को लेकर अवैध टिप्पणी की है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से इंडिया वॉइस इस खबर को दिखा रहा है, उस खबर का कहीं ना कहीं बड़ा असर हुआ है और हापुड़ के फ्लाइंग स्क्वाड टीम के अधिकारी सतीश चंद्र ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रमेश चंद्र तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से चुनाव माहौल चल रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को लुभाने को लेकर कहीं ना कहीं रमेश चंद्र तोमर जी ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, मुस्लिमों को टिप्पणी किया, मुस्लिमों को निशाना बनाया है। जी साकेत। जी शक्ति, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? वोट नहीं तय करता कोई वोट दे या ना दे, ये उसका नैतिक अधिकार है और ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके ऊपर है वो इसका इस्तेमाल करे चाहे ना करे। लेकिन नेताजी को ये कहने की क्या जरूरत थी कि जो वोट नहीं देगा वो हिंदू का बीज नहीं? जी बिल्कुल साकेत, बता दूं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और वो मंच पर मौजूद थे तो कहीं ना कहीं रमेश चंद्र तोमर में भी योगी आदित्यनाथ को देखकर जोश भर गया था और उन्होंने जिस तरीके से हिंदू वोटरों को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की गई है, पूरी तरीके से मुस्लिमों को निशाना बनाया और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को लेकर ये बयानबाजी की है कि जो बीजेपी को वोट नहीं वो हिंदू का बीज नहीं, तो कहीं ना कहीं एक अमर्यादित भाषा है। इस तरीके का जो पॉलिटिशियन है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं माहौल तो चल रहा है लेकिन वोट लेने के और अलग भी तरीके होते हैं। अच्छे वादे करने चाहिए, विकास के लिए वादे करने चाहिए, लेकिन इस तरीके की जो टिप्पणी की गई है रमेश चंद्र तोमर के द्वारा उसका उन्हें अंजाम भी मिला है। जिस तरीके से ये फ्लाइंग स्क्वाड ने इंडिया वॉइस की खबर चलने के बाद तुरंत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धौलाना थाने में फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारी सतीश चंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रमेश चंद्र तोमर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी साकेत। शक्ति, ये देखा जा रहा है कि आए दिन जो बयानबाजी करते हैं नेता लोग वो मर्यादा तो भूलते हैं और इसका चलन बढ़ता जा रहा है। कल भी बीजेपी और खासतौर पर बीजेपी के नेता, कल बीजेपी के 3 नेताओं ने इस तरीके से बयानबाजी की। किसी ने मुलायम को लेकर के बयानबाजी की तो किसी ने धर्म जात को लेकर के बयानबाजी की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि धर्म जात की बात ना करें, फिर भी बात समझ में आती नहीं। और हमारे साथ इस खबर पर और बातचीत के लिए सीपी राय, सपा प्रवक्ता, खुद फोन लाइन पर हैं। सीपी राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस तरीके की बयानबाजी से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? कुछ भी नहीं, इससे कुछ मिलता नहीं है। लोगों का भ्रम है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। 60-65% नौजवान है देश में जो भविष्य की तरफ देख रहा है, तरक्की की तरफ देख रहा है, विकास और अपने रोजगार की तरफ देख रहा है। उसके बारे में बात करने के बजाय लोग उसी पुराने आदिम युग के चीजों में उलझाना चाहते हैं समाज को। उससे किसी को भी फायदा मिलने वाला नहीं है। जी, एक बार मैं आपको यहाँ पर एक बार वो बयान फिर से सुनाना चाहूंगा जो रमेश चंद्र बीजेपी नेता ने दिया कल। जब मैं आपके बीच में आ रहा था तो दो कार्यालय खुल रहे थे, एक सपा का, एक बसपा का। सपा के कार्यालय पे 10-12 थे और बसपा के कार्यालय पे 500 गाड़ी वाले। मैं मन में सोचता आ रहा था, धौलाना की ये धरती कभी दाढ़ी वाले को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका नाम कर देगी। अब पुराना इतिहास ही बताता है, पुराना इतिहास ही बताता है, मुगलों ने जो अत्याचार किए हैं हमको उसको भूलना नहीं चाहिए। बाबर, मोहम्मद घोरी, गजनवी ये सब आए, हमारे साथ अत्याचार किया, इसलिए कोई अत्याचार न हो, इसलिए एकजुटता दिखानी है। 2.5 लाख लोगों 90% मतदान कर दो, ये 1.25 लाख घर में घुस जाएंगे। लोग कहते हैं हिंदू का बीज नहीं जो बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो सीपी राय जी, आपने बयान सुनाइए। से घटिया बयान कुछ हो नहीं सकता। पता नहीं ये देश को और समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। ये लोग जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो शायद इनको वो देश याद नहीं आते जहां नफरतों के कारण आज कंकाल पड़े हुए हैं, अकाल पड़ा हुआ है, तो वहां की तरक्की रुक गई है। वो देश खंडहर में तब्दील हो गए हैं। यह अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। मोहम्मद गौरी और गजनवी जब आए थे कि देश बटा हुआ था, इसी तरह के लोगों की मानसिकता ने देश को बांट रखा था। मुट्ठी भर लोग लड़ सकते थे, बाकी लोग नहीं, तो वो लूट कर चले गए।
लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा, मुगलों का राज रहा। न इस देश से हिंदू खत्म हुआ, न मुसलमान खत्म हुआ, न इस देश से मंदिर खत्म हुए, न मस्जिद खत्म हुई। सारे लोग एक साथ जिंदा है इस देश में, और सबने मिलकर लड़ाई लड़ी तब देश को आजादी मिली। ये सारे लोग इन सारी चीजों की भावनाओं के दुश्मन है। इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। इस देश का ये नया युग और नया नौजवान इनको ठीक से जवाब देगा चुनाव में, और ये धीरे धीरे खुद सुधर जाएंगे। जी सीपी राय जी, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसको देखकर लगा कि हिंदुत्व के मसले से इस बार बीजेपी बच रही है, लेकिन कल जो बयान आए बीजेपी नेताओं के, और ये जो आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये तमाम बयानों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी आज भी उसी मसले को भुनाने में जुटी है। दरअसल इनका माइंड सेट बन गया है। इसमें ज्यादातर लोग आरएसएस से आते हैं, जो बचपन से खास तरह की ट्रेनिंग में रहते हैं। उनका एक माइंड सेट बन जाता है, खूब बंदूक टाइप के लोग हो गए। उसके बाहर ये न सोच समझ पाते हैं, न उसके बाहर कुछ पढ़ते हैं, न दुनिया को जानते हैं, न दुनिया को जानना चाहते हैं। ये इनकी मजबूरी है, लेकिन वक्त इनको भी सिखा देगा समाज में सह अस्तित्व के साथ जीना और भविष्य की तरफ देखना और बढ़ना। वो वक्त सिखा देगा इन्हें। सीपी राय जी, यहाँ पर मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी कभार आपकी पार्टी के नेता भी मर्यादा भूल जाते हैं, और आप जानते हैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और हमारे देश का जो संविधान है उसके खिलाफ बोलता हो, वो किसी की भी तारीफ नहीं की जा सकती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया वॉइस पर अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ आईपी सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। आईपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी जी नमस्कार। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं। सवाल ये कि आप इस बयान को कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, अपनी आप जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की बात श्री सीपी राय साहब कह रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, और निश्चित तौर पर एक तरफ देखा जाए तो जो उनका जनाधार है, जो उनकी सोच है, जो उनका काम है, उस आधार पर मतलब जनता उन्हें सुनने आती है, जनता उन्हें समझती है, और कभी भी 1 रुपए के दाग उनके ऊपर नहीं रहे हैं। लगातार वो विकास की बात करते हैं, और आईपी सिंह जी यहाँ पर एक और अहम सवाल है आपसे, वो ये है कि कल हमने देखा कि हापुड़ में जो जनसभा हुई थी रमेश चंद्र जी की, वहां पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, अच्छी खासी भीड़ थी। क्या लगता है, क्या अनुमान लगता है आपको कि बहुमत कैसे आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, और भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश की जनता से अपील है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही है, और एक पूर्ण बहुमत का अवसर उत्तर प्रदेश की जनता दे, जिससे उत्तर प्रदेश का समूचा विकास हो सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा। और रही महंत आदित्यनाथ जी की, तो उनकी अपील आपने खुद देखा कि वहां किस तरह जनता उन्हें सुनने को आई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक और अहम सवाल आईपी सिंह जी आपसे, ये कि वहां पर आपने बयान सुना जो रमेश चंद्र ने दिया उस समय संबोधन के दौरान? एक बार मैं चाहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से आपको वो बयान सुनवा दें, जिस बयान के बाद ये बवाल मचा है। जरा वो मैं चाहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से आपको बयान सुनवाए एक बार। जब मैं आपके बीच में आ रहा था तो दो कार्यालय खुल रहे थे, एक सपा का, एक बसपा का। सपा के कार्यालय पे 10-12 थे, और बसपा के कार्यालय पे 500 दाढ़ी वाले। मैं मन में सोचता आ रहा था, मौलाना की ये धरती कभी दाढ़ी वाले को बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसका ध्यान कर देगी। अब पुराना इतिहास ही बताता है, पुराना इतिहास ही बताता है, मुगलों ने जो अत्याचार किए हैं, हमको उसको भूलना नहीं चाहिए। बाबर, मोहम्मद घोरी, गजनवी, ये सब आए, हमारे साथ अत्याचार किया, इसलिए कोई अत्याचार न हो, इसलिए एकजुटता दिखानी है। 2.5 लाख लोगों 90% मतदान कर दो,
ये 1.25 लाख घर में घुस जाएंगे। लोग कहते हैं हिंदू का बीज नहीं जो बीजेपी को वोट न दे। सुना आपने आईपी सिंह जी, अभी भी हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी से हटा नहीं है, दूर नहीं है। बयान को हम बहुत अहमियत नहीं दे सकते। जब चुनाव का माहौल होता है तो प्रत्याशी अनेक ऐसे शब्दों का जो लोकतांत्रिक शब्द नहीं होते उनकी चर्चा वो करते हैं। मैं तो मीडिया से भी गुजारिश आपके एक करूंगा नेताजी का ये बयान नहीं है सर, कल संजीव बालियान जी, रमेश बिधूड़ी जी, तमाम नेता जो हैं वो मर्यादा भूल जाते हैं, और इतने सीनियर लीडर अगर मर्यादा भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा। निश्चित तौर पर सबको भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक मूल्य है, उसका पालन करना चाहिए। और ऐसे किसी भी विवादित बातों से, क्योंकि चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि जाति और धर्म के आधार पर कोई भी बात चुनाव में नहीं की जाएगी, या प्रचार में नहीं की जाएगी, या जनसभाओं में नहीं की जाएगी। तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी यही मेरा अनुरोध है, और सबको चलिए, लेकिन मुझे आपके जवाब से, माफ कीजिएगा आईपी सिंह जी, संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर आईपी सिंह जी जुड़े थे हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। इससे पहले हमने सीपी राय